नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की राजनीति में आए उस संभावित भूचाल की जिसने दिल्ली से लेकर पटना और अमरावती तक हर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। और यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब अचानक खबर आती है कि नीतीश कुमार ने और नायडू ने एनडीए छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार का कांग्रेस में जाना सिर्फ पार्टी बदली नहीं, बल्कि बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने जैसा होगा, जहां कांग्रेस और आरजेडी को एक नया अनुभव और नेतृत्व मिलेगा और बीजेपी को बिहार में अपना पूरा खेल दोबारा सेट करना पड़ेगा। और इसी बीच आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पहले से ही विपक्ष की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं, तो देश की राजनीति अचानक से गर्म हो जाती है। और अब आता है इस नेगेटिव टर्निंग पॉइंट का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार इस गठबंधन बदल के कदम से नाराज होगी? और अगर नाराज हुई तो क्या सख्त कार्रवाई संभव है? और इसी सवाल के जवाब में एक काल्पनिक लेकिन राजनीति की वास्तविकता से प्रेरित तूफान खड़ा होता है, जहां ईडी, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां अचानक पुराने केस दोबारा खोलना शुरू कर देती हैं। पूछताछें तेज होती हैं, नोटिस जारी होते हैं और मीडिया में लगातार पैनल डिबेट चलने लगते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कानून अपना काम कर रहा है, जबकि विपक्ष इसका आरोप लगाता है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। और इसी तनाव के बीच एक काल्पनिक झटका आता है जब खबर फैलती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। और अब पूरा देश राजनीतिक उबाल पर चढ़ जाता है। विपक्ष एकजुट होकर इसे लोकतंत्र पर हमला बताता है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आपएसपी, डीएमके सब एक ही मंच पर आकर विरोध शुरू कर देते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन शुरू हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर डेमोक्रेसी अंडर अटैक जैसी बहसें चल सकती हैं। वहीं बीजेपी और उसके समर्थक कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी है और कानून सबके लिए बराबर है। इस सबके बीच देश का चुनावी माहौल एकदम भड़क जाता है। बिहार में महागठबंधन को नई शक्ति मिल सकती है, जबकि एनडीए को अपना नैरेटिव मजबूती से जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में नायडू की गिरफ्तारी सिंपैथी वेव पैदा कर सकती है। दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो सकता है और पूरे देश में राजनीति का तापमान अपने चरम पर पहुंचा है जाता है, जहां जनता का ध्यान विकास, रोजगार, आर्थिक मुद्दों से हटकर सीधे राजनीतिक संघर्ष पर केंद्रित हो जाता है। और अंत में साफ दिखाई देता है कि भारत की राजनीति बेहद जीवंत है, जहां एक बड़ा फैसला, एक गठबंधन परिवर्तन या एक कानूनी कदम पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकता है। और अगर वह फैसला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से जुड़ा हो तो यह बदलाव और भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, यह पूरा सियासी माहौल हमें दिखाता है कि चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि भावनाओं, रणनीति, सत्ता, संघर्ष और विश्वास का विशाल खेल होते हैं। और एक कदम से पूरा खेल बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह पूरा संयुक्त विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगर कल सच में ऐसा हो जाए तो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा फायदा किसे होगा और सबसे बड़ा नुकसान किसे। और ठीक इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है, जब कांग्रेस यह दावा शानदार के बाद देश में करती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है, जिससे माहौल और टेंशन भरा हो जाता है, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर देश भर में रैलियां और मोर्चे निकालना शुरू कर देता है। वहीं बीजेपी अपने समर्थकों के बीच यह संदेश मजबूती से फैलाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और देश को साफ और मजबूत प्रशासन देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे जनता दो हिस्सों में बंटने लगती है। एक वह जो इस कार्यवाही को जरूरी मानता है
और दूसरा वह जो इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास बताता है। इसी तनावपूर्ण माहौल में बीजेपी की रैलियों में भीड़ और जोश और ज्यादा बढ़ता है, जबकि विपक्ष की सभाओं में गुस्सा और आक्रोश दिखाई देता है। देश की मीडिया इस टकराव को भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक संग्राम बताकर 24 घंटे की कवरेज देने लगती है। सोशल मीडिया पर हर घंटे नई अफवाहें, नए दावे और नए वीडियो वायरल होते हैं। कभी कहा जाता है कि संसद में बड़ा हंगामा होने वाला है, कभी कहा जाता है कि विपक्ष राष्ट्रपति से मिलकर कार्यवाही रुकवाने की मांग करेगा, और ऐसा लगता है कि देश एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर फैसला भविष्य के चुनाव को गहराई से प्रभावित कर सकता है। इसी बीच खबर आती है कि बिहार और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है और राज्यपालों को राजनीतिक हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद राज्यपालों को बितार राज्यपाल में समाल की स्थिति जीने से स्तर की राजनीति भी उबाल पर पहुंच जाती है। कई विधायकों के बयान आते हैं, कई नेता दल बदलने की तैयारी में नजर आते हैं और पूरे देश में सत्ता और विपक्ष की लड़ाई अब सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस माहौल में कांग्रेस और विपक्ष नीतीश कुमार और नायडू की गिरफ्तारी को आधार बनाकर लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू कर देता है, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचार हटाओ का नारा और तेज कर देती है। दोनों ओर से बयानबाजी इतनी तीखी हो जाती है कि राजनीतिक माहौल गर्म लावा जैसा महसूस होने लगता है। जनता भी अब एक एक कदम को बारीकी से देख रही है। हर आदमी अपनी राय बना रहा है कि वह किसके साथ है, और इस पूरे तूफानी घटनाक्रम केसी समारा काम है और कामी आरशम से तलाश बरवानी के समार के 12 जो रही है। बरवानी के समार, मैनी के समार के दोनों के लिए हमारे शिक्षकों का सम्मान बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर वह नहीं रहेंगे तो चुनाव कौन कराएगा, वोट कौन गिनाएगा, लोकतंत्र कौन चलाएगा। दोस्तों, यह वक्त चुप रहने का नहीं है, यह वक्त सवाल उठाने का है कि आखिर कब तक हमारे शिक्षक दबाव में मरते रहेंगे, कब तक राजनीति सत्ता का खेल खेलती रहेगी और कब तक हम चुप रहेंगे। आज बिहार में जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान तो अभी आना है, बाकी है, और वह तूफान तब आएगा जब जनता सड़कों पर उतरेगी, जब बीएल और शिक्षक सब एक साथ कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहेगा, यह सिस्टम अब और नहीं चलेगा, यह अमानवीय व्यवस्था क्योंकि लोकतंत्र नेताओं का नहीं जनता का होता है और जनता अब जाग रही है। नीतीश बदल सकते हैं, गठबंधन बदल सकते हैं, लेकिन जनता का गुस्सा कोई नहीं बदल सकता, और वह गुस्सा अब सड़कों पर आने वाला है। चाहे दिल्ली हो या लखनऊ या पटना, हर जगह यह आवाज गूंजेगी कि हमारे शिक्षकों को मत मारो, हमारे बीएलओ को मत कुचलो, क्योंकि वही लोकतंत्र की रीढ़ है, और अगर रीढ़ टूट गई तो पूरा शरीर गिर जाएगा। दोस्तों, आज का यह संदेश सिर्फ खबर नहीं है, यह चेतावनी है सत्ता में बैठे लोगों के लिए कि अब वक्त बदल गया है। अब जनता चुप नहीं रहेगी, अब हर जुल्म का जवाब मिलेगा, चाहे वह दल बदल का खेल हो या बीएलओ पर अत्याचार हो। अब सबका हिसाब होगा और वह हिसाब जनता लेगी, वोट से, सड़क से और जरूरत पड़ी तो अदालत से भी, क्योंकि यह देश हमारा है, यह लोकतंत्र हमारा है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। बात करेंगे जय संविधान और जय उन सभी बीएलओ शिक्षकों की जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने अपनी जानी के सामने देकर भी हमें जगाने की कोशिश की। आज हम उनके लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक यह सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक हर बीएलओ को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हर शिक्षक सुरक्षित नहीं होगा, तब तक चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, अब बदलाव आएगा और वह बदलाव हम लेकर आएंगे, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि यह लड़ाई सत्ता की नहीं, यह लड़ाई लोकतंत्र की है, यह लड़ाई इंसानियत की है और यह लड़ाई हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ बीएलओ दबाव में आकर मर रहे हैं। असल बात यह है
कि यह पूरा सिस्टम इस तरह बनाया ही नहीं गया कि एक इंसान इतना झेल सके। और यही वो सच्चाई है जिसे छिपाने के लिए सत्ता में बैठे लोग रोज नए नारे बनाते हैं, नए पोस्टर छापते हैं, नई योजनाएं लॉन्च करते हैं, लेकिन जो बूथ पर खड़ा आदमी है उसके लिए कोई योजना नहीं बनती, उसके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं खुलती, उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, और ना ही उसकी मौत पर 3 दिन की श्रद्धांजलि दी जाती है। यह कैसी राजनीति है जहां नेता की उंगली में हल्की सी चोट लग जाए तो पूरा मंत्रालय लाइन में खड़ा हो जाता है, लेकिन एक शिक्षक मर जाए तो फाइल तक नहीं हिलती। दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोकतंत्र का बोझ सबसे कमजोर कंधों पर रखा गया है। चुनाव आयोग करोड़ों रुपए खर्च करता है विज्ञापनों पर, सुरक्षा पर, पोस्टरों पर, लेकिन जो सबसे जरूरी इंसान है वह BALO उसकी जेब में बस एक पुराना मोबाइल होता है। नेटवर्क नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती और उम्मीद की जाती है कि वह जादूगर हो, वह रात भर जागकर डाटा एंट्री करे, सुबह 6:00 बजे बूथ पर जाए, दोपहर में सर्वे करें, शाम को रिपोर्ट अपलोड करें, और अगर सर्वर डाउन हो तो भी वह ड्यूटी से मना ना करें। कहने को कहा जाता है कि BALO लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन सच यह है कि उसी रीढ़ को रोज तोड़ा जा रहा है। एक तरफ नेता दल बदल कर सरकारें गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कठोर फैसले दे रहा है, तीसरी तरफ मीडिया रेटिंग के लिए चीख रहा है, लेकिन उसी समय, उसी देश में, उसी सिस्टम में एक शिक्षक फंदे से झूल रहा है क्योंकि वह 300 फॉर्म भरने का स्ट्रेस नहीं झेल पाया। क्या हमारा लोकतंत्र ऐसा था? क्या हमारे संविधान ने ऐसा भविष्य सोचा था? क्या यह वही देश है जिसकी आजादी के लिए लाखों लोगों ने जान दी थी? दोस्तों, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां 2 भारत दिखते हैं। एक भारत वो जहां नेता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, लाल बत्ती में घूमते हैं, Z+ सुरक्षा लेते हैं, और दूसरा भारत वो जहां एक BALO साइकिल पर 7 किमी चलता है, 45 सज्र की धूप में बूथ तक पहुंचता है, और 2 की पानी की बोतल भी उसे अपनी जेब से खरीदनी पड़ती है। ये 2 भारत कब तक रहेंगे? कब तक एक भारत फैसले लेगा और दूसरा भारत सिर्फ भुगतेगा? दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि नेता भ्रष्ट हो जाएं, सबसे बड़ा डर यह है कि जनता शून्य हो जाए, और आज यही हो रहा है। लोग शिक्षक की मौत को एक और खबर समझकर आगे स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि हमने दर्द महसूस करना ही छोड़ दिया है। हमारी संवेदनाएं मार दी गई हैं, और जो देश संवेदना खो देता है वह देश लोकतंत्र नहीं रह पाता, वह सिर्फ एक बाजार बन जाता है जहां वोट बिकते हैं, सत्ता खरीदी जाती है, और इंसान सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, बदलाव धीरे धीरे आता है। शुरुआत वहीं से होती है जहां अन्याय सबसे ज्यादा होता है। आज यह अन्याय BALO के साथ है, कल यही अन्याय किसी और कर्मचारी के साथ होगा, फिर किसान के साथ, फिर मजदूर के साथ, फिर व्यापारी के साथ। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ BALO की नहीं, यह लड़ाई हर नागरिक की है, क्योंकि जब सिस्टम किसी एक तबके को कुचलता है तो दूसरे तबकों की बारी भी जल्द ही आती है। दोस्तों, यह बात समझना बहुत जरूरी है। राजनीति अगर धीमा जहर है तो सिस्टम की क्रूरता एक तेज धार वाली तलवार है। राजनीति आपको धीरे धीरे मारती है, लेकिन सिस्टम का अत्याचार पल भर में जिंदगी खत्म कर देता है।